नमस्ते दोस्तों। तो हम लोग का ये नेक्स्ट लेक्चर आ चुका है, दैट इज़ 15th है ना, ये श्योर हो? चलो ठीक है। तो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एओपी शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब देखो, इस बार हम लोग वही जो लोग लास्ट लाइन पढ़ते हैं लास्ट क्लास में उसे कंटिन्यू करना है। अब कुछ भी हमारे लिए कोई नया टॉपिक तो नहीं आने वाला, आगे है 2-3 टॉपिक रह गया, बट वो बड़े सवाल में मर्ज होकर आएगा। तो हमारा मेन कंसर्न अब बिग क्वेश्चन को लगाने पे टिका हुआ है। तो आज हम लोग जो सवाल पिकअप करेंगे, लास्ट टाइम पिकअप मैंने किया था 59 है ना, जहाँ तुम लोग को मैंने कहा भी था कि वो बेसिकली एक स्टार्टिंग क्वेश्चन है जिसमें सब कुछ मर्ज होकर आया है। अब बिकॉज वो पहला सवाल तुम लगाए थे बिग्स टाइप का, अभी जो भी नया उसमें जोड़ना होगा थोड़े बहुत भी कंटेंट, वो फेस करने से पहले इट्स बेटर उस टाइप का सवाल एक और लगा लेते हैं। तो जो हम सवाल पिकअप कर रहे हैं दैट इज, जो भी क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं वो हम अपने कन्वीनियंस अकॉर्डिंग पिकअप नहीं कर रहे हैं। उस क्वेश्चन में जो बातें हैं वो हमारे काम का है, जो हमको और चीज़ों ढंग से क्लैरिफाई ही कराएगा, इसलिए पिकअप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 64। अब ऑब्वियस सी बात है, सबके बुक अलग अलग होते हैं, तो 64 में तुम्हारे लिए कंटेंट क्या दिया है कैसे जानोगे? वो किताब दे दो तो वहाँ पे यस वो बुक दे दो, टॉप रखा है उधर साइड में रखा है, दे दो उन लोगों को। ठीक, तो हम जिस सवाल की बात कर रहे हैं वो तुम टैली कैसे करोगे? पार्टनर्स के नाम, बैलेंस शीट, टोटल मैच करो। तो हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उसमें लिखा होगा एक्स एंड वाई बोथ पार्टनर्स, जिनका कि हमें रेशो गिवन दिया है 5:3, ये इनका दिया हुआ ओल्ड रेशो। अब ध्यान दो यहाँ पे, और जस्ट फॉर मैच करने के लिए क्वेश्चन को, बैलेंस शीट का टोटल तुम्हें दिखेगा 5 लाख। तो जिनका जो भी ओल्ड बुक या न्यू बुक है आसपास का एडिशन है, तो उसी क्वेश्चन नंबर के आसपास देखो मिल जाएगा पार्टनर्स का नाम XY, रेशियो 5:3 एंड बैलेंस शीट टोटल 5 लाख। मिल गया? चलो बढ़िया है। तो बैलेंस शीट टोटल 5 लाख मैंने बोल दिया, ठीक है ना। अब इसमें सुनो आगे क्या है। 2 पार्टनर्स थे जिनका हमें ओल्ड रेशो दिया है प्रॉफिट शेयरिंग का 5:3, नॉर्मल बात है। और तुम लोग भी जब एग्जाम में बैठते हो ना, हाफ ईयरली, बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड, एनीवेयर, तो वहाँ पे सवाल कैसे पढ़ोगे? इसी तरह पढ़ाओगे नॉर्मल एकदम। मैंने पार्टनर्स नाम पिकअप किया, वो मैंने लिख दिया, बट तुम्हारे ऊपर है। उसके बाद आगे बढ़ो, बैलेंस शीट आ गया, तो बैलेंस शीट में लास्ट में क्या मैंने बताया था, उसको अभी फिलहाल इग्नोर करो, कोई फायदा नहीं पढ़ के, सीधा नीचे जंप कर जाओ। अब नीचे लिखा है ऑन April 1, 2024 जेड इज बीइंग एडमिटेड एज अ पार्टनर। एक यहाँ पे न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है जेड के नाम से, तो यहाँ पे लिखो जेड एडमिट हुआ है ना। अब इसके एडमिशन के टाइम पे क्या खास बात हो रहा है, तो लिखा होगा क्वेश्चन में, इस जेड का जो शेयर है वो दिया नहीं है, बस इतना कहा जेड एडमिट हो रहा है। बट उसके आगे बातें लिखा है कि उस जेड को शेयर देने के लिए सामने कौन आया, लिखा है कि एक्स सरेंडर, लिखा है ना इस तरीके से कि एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ये पूरा ऐसा वर्डिंग लिखा है, हम बस बुक को उतार रहे हैं। और इसी तरह वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर। ये तुम्हें इसलिए दिया है ना ताकि तुम अपने मन प्रॉपर कैलकुलेट करके पता लगा पाओ कि उनका एक जेड को कितना शेयर मिला होगा एक्स एंड वाई से। ये सब लोग केसेस लगाएं, क्वेश्चन नंबर 1 से 19 के बीच में, ये केस 4 हमारा है ना, याद आ रहा होगा तुम लोग सरेंडर वर्ड से। आगे कह रहा है, ये काम करे क्या, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से बजाय पहले इतने की ही फिगर के बेसिस पे वो निकाल लें। इस पूरे क्वेश्चन में न्यू रेशो कोई काम का नहीं है, बट इट्स बेटर सीख ही लेते हैं। तो मुझसे क्वेश्चन 18 पूछ भी रहे हो ना, तो क्वेश्चन 18 होपफुली इसी के आसपास केस के बेस्ड पे होगा। तो एक बार ये भी अप्रोच देखो, सरेंडर वाले केस में कैसे न्यू रेशो निकालते थे एंड SR कैसे निकालते थे। ये हमारे क्वेश्चन का मेन पार्ट नहीं है, हाँ SR काम आएगा, बट न्यू रेशो भी निकालना इसी बहाने सीख लो, फिर मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सरेंडर लिखा है ना, और सरेंडर कौन कर रहा है, एक्स एंड वाई। क्या कह रहे हैं वो लोग कि 1/4 ऑफ हिज, मतलब वो लोग अपने अपने शेयर का उतना हिस्सा दे रहे हैं। तो तुमको पहले देखना पड़ेगा कि इसमें एक्स का और वाई का शेयर है कितना, ये बताओ। यहाँ पे कितना एक्स का है 5/8, और कितना वाई का है 3/8, हाँ है ना, क्योंकि वहां से पता लगा लो कि उनका ओल्ड शेयर कितना था, जो कि दिख गया। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे जो सेक्रीफाइस अमाउंट है, सेक्रीफाइस्ड अमाउंट किसका
x का और y का, देखो x कितना सरेंडर कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? x ने कितना सरेंडर किया फॉर z, कैसे निकालोगे? इसमें लिखा है x कह रहा है हम अपने शेयर का 1/4 देंगे, मतलब x कह रहा है 1/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लीकेशन अपने शेयर का, x का शेयर कितना है 5/8, यही ना होगा? देख लो 1/4 ऑफ x शेयर, ये मिलेगा z को, तो सॉल्व कर लो, ये हमारा लमसम आएगा 5/40, तो ये z को मिल रहा है फ्रॉम x। सिमिलरली y के लिए निकालो कि y कितना सरेंडर कर रहा है फॉर z, तो z y कह रहा है 1/3 ऑफ हिज शेयर, हिज मतलब कि y अपने शेयर का, 3/8 लिखा है, y अपने शेयर का 1/3 z को दे रहा है। जब इसको सॉल्व करते हो, ये कैंसिल वैसे हो रहा है, चाहो तो कैंसिल करो, इफ नॉट तो छोड़ भी दो, बट चलो कैंसिल कर देते हैं, तो हमारा सॉल्व करने पे आएगा 1/8। ये जो दो फिगर पाए हो, ये पता है क्या है? ये सेक्रीफाइस्ड अमाउंट है, कि मतलब वो दोनों x और y इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं फॉर z। सिंपल। अब तुम चाहो तो यहाँ इतने के डेटा के बेसिस पे ही अब उन तीनों का न्यू शेयर पता लगा सकते हो। कैसे? x की पहले बात करें, ये बताओ x अपने शेयर में से इतना दे दिया z को, तो x का खुद का कितना बचा, कैसे निकालोगे? सर 5/32 होगा। 4 8 जाओ 32। थैंक यू सो मच बताने के लिए। अब सही है? ओके, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि x और y ने दोनों ने इतना दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है न्यू शेयर निकालोगे x एंड y का, तो वो घटने वाला है। जितना x का पहले से था दैट इज 5/8, और x ने इतना दे दिया तो उनका इतने से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये आएगा तुम्हारा 4 4 3 जा 5 to 20, ये आएगा 1 तो 5 15 आ रहेगा। ऐसी y का भी निकालो कि y कितना शेयर बचा, y का 3/8 पहले से था, और इन्होंने z को इतना दे दिया है 1/8, तो इतना लेस कर दो, तो इनका बचेगा एलसीएम सेम आएगा, इनका बचेगा 2/8। तो ये उनका न्यू शेयर्स आया x एंड y का, और z का भी निकाल लो बिकॉज z का दिया नहीं था। अब पता है z कैसे निकालोगे? ये ध्यान देना, z का इस तरह निकालना कि ये और ये इतना इतना उनको मिला है x और y से, z को इतना मिला x से, इतना मिला y से, सैक्रिफाइस्ड अमाउंट था, इनको ऐड कर लो तो ये z का मिल जाएगा। मतलब इस तरीके से 5/32 ये x से मिला, 1/8 y से मिला, दोनों को सॉल्व कर लो, एलसीएम 32 आएगा, तो ये 5 सेम रहेगा, 8 प्लस डिवाइड करेंगे 32 को, 8 से 4 आता है, ये आएगा 9/32। तो हमारे पास तीनों का न्यू शेयर्स मिल गया। ये न्यू शेयर्स मिला, इनको जहाँ तुम एक साथ लिख दोगे तुम्हारा बन जाएगा न्यू रेशियो। तो अगर तुम्हें न्यू रेशियो निकालना है ऑफ x y और z का, तो सिंपल है, तीनों को साथ में लिखो। कैसे लिखोगे? x का शेयर है हमारा 15/32, y का है 2/8 एंड z का है 9/32। सबका बेस सेम बनाओ बेलसम लेके, तो यहाँ तो सेम है ही, 15 रह जाएगा, ये 8 है तो आएगा 4 4 2 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ये हम लोगों ने बहुत पहले बार, मतलब ये सॉल्व जो करने पैटर्न है बहुत बार किए हैं, इसमें मैं कुछ नया नहीं किया, ये कट गया। तुम्हारा अल्टीमेटली जो न्यू रेशियो मिला 15:8:9 आया न्यू रेशियो। ये समझ लो कि हम तुम लोग के लिए पता है अभी क्या किए, ये मैंने तुम्हें एक तरह से केस 4 सिखा रहे, दोबारा सिखा रहे थे, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, हम तुम्हें कायदे से कहें तो केस 4 दोबारा सिखा दिए क्वेश्चन 64 के बहाने। लेकिन अब इसी में तुमको अगर ये भी कह दे एसआर भी निकाल लो, तो वो भी चलो सीख लेते हम लोग। अब नाउ अगर एसआर निकालना है तो तुमसे बार बार कहें, बहुत तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका तो ये कि लगाओ फॉर्मूला, ओल्ड दिया था न्यू निकाल चुके, माइनस कर लो, वही ओल्ड माइनस न्यू करके वो भी निकल जाएगा एसआर, बट लेंथी प्रोसेस है। मेरे पास जब सेक्रीफाइस्ड अमाउंट अवेलेबल है कि कौन कौन कितना कितना दे रहा है, एक्स और वाई कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं,
उसी सेक्रीफाइस अमाउंट को हम रेशो फॉर्म में लिख दें, हमारा एसआर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का और वाई का सेक्रीफाइस्ड अमाउंट पता है, ऊपर निकाल चुका हूँ पहले से ही, इसी को बोलते हैं सेक्रीफाइस्ड अमाउंट कि कितना वो दिए हैं जेड के लिए। तो उनको लिखो रेशो के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह से 5/32:1/8। जब इसको सॉल्व करते हो बेस में बनाओ, एक मिनट बुक डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ कितना आएगा 5 तो रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 आएगा। तो जब बेस हटा दोगे तो आएगा 5:4। दिस इज अवर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दोनों फिगर्स हमारे में भी काम आए, में भी काम ना भी है, बट ये हम तुम्हें इसलिए बता दिए कि सीखो। हाँ, अब तुम ये बात कैसे सर अभी अपने मेन कौन शुरू ही नहीं किया, इतना टाइम लगा दिया अपने सिर्फ इसको सॉल्व करने में, तो क्या हम लोग एग्जाम ऐसे ही करने वाले हैं? तो क्या करना चाहिए? क्या चीज़? कैसे मालूम चलता है रिक्वायर्ड है कि नहीं है? कहाँ से? स्टार्टिंग, मिड, बिगनिंग, कहाँ? एग्जैक्टली तुम्हें भी करना तभी पड़ेगा इस पूरे पार्ट को जैसे मैंने किया है, तब जब तुम क्वेश्चन का लास्ट पार्ट पढ़ लो, वहाँ लिखा रहेगा। तो नहीं लिखा होता है, फैक्ट है भाई। बड़े सवाल में तुमको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल कहेगा, और एसआर तो काम आता है वो गुडविल बांटते वक्त, तो निकालना कंपल्सरी था। न्यू रेशो वाली बात अगर क्वेश्चन में लिख ही दिया तो करना ही पड़ेगा। एट द एंड तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन जितना लंबा चला जाए, अगर लिख दिया है तो सब करना पड़ेगा। अगर लिख दिया रिवैल्यूएशन बनाओ, एंट्री बनाओ, तो दोनों करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं कहता है वो बहुत रेयर केस है, बट फिर भी हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हें क्या क्या क्वेश्चन में कहेगा तुम वही वही करोगे। हाँ, यहाँ सीख रहे हो सब सीखो, ताकि वो एक बार रिकॉल हो जाए हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये तो मैंने 2 चीज़ रिकॉल करा दिया। तो मैंने भी क्वेश्चन बहुत कंप्लीट नहीं पढ़ा था ना, सिर्फ इतना पढ़ा था कि जेड एडमिट हो रहा है 1/4 का, सॉरी, जिसमें से एक्स सरेंडर करा 1/4 अपने शेयर का, वाई सरेंडर करा 1/3 अपने शेयर का। तो मैंने उतने के डेटा के बेसिस पे ये पूरा निकाल लिया उनका एनआर एसआर। अब आगे क्या कर रहे पढ़ो, लिखा है जेड ब्रिंग्स ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब कि जेड जो है उसको लाना 2 चीजें, पहला कैपिटल एंड दूसरा गुडविल, उसको ये 2 चीज लाना था। क्वेश्चन में कह रहा है दैट, इसमें एक बात और लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा, मैंने पढ़ना भूल गया, गुडविल इज वैल्यूड एट 1,60,000। फर्म का जो गुडविल है वो 1,60,000 दिया हुआ है। ध्यान देना, यहाँ पे तुम्हें गिवन में फर्म का गुडविल दिया हुआ है 1,60,000। ये कैसे मालूम चला मुझे? क्योंकि वहाँ पे वो लिखा है गुड फुल स्टॉप लगा था आफ्टर एक्स सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड, फुल स्टॉप। फिर आगे लिखा था गुडविल इज वैल्यूड एट 1,06,000। ये किसका वैल्यूड दिया है? जब जेड को इंडिकेट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस ही बात है फर्म को इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब। तो इसमें जेड का, फर्म का गुडविल का वैल्यूड फिगर दे दिया है। और ये क्यों दिया पता है? क्योंकि इसी फर्म के वैल्यूड फिगर से तुम तुरंत जेड का कितना गुडविल अमाउंट होना चाहिए पता लगा सकते हो। कैसे? हमारे पास यहाँ देखो, इधर कहाँ गया, हमारे पास जेड का शेयर पता चल चुका है, दैट इज 9/32 है ना, जो यहाँ पता नहीं था यहाँ तुम पता लगा चुके हो दोनों के सेक्रीफाइस अमाउंट को ऐड करके। तो क्या हम यहाँ से जेड का अमाउंट ऑफ गुडविल कितना उसको लाना चाहिए? अमाउंट ऑफ गुडविल उस फर्म के गुडविल का, सिंपल, जितना उसका शेयर है 9/32 कर दो। जब इसको सॉल्व करते हो बताओ कितना आएगा? ये सॉल्व कियो, ये हमारा समथिंग आएगा, ये कट जाएगा तो 5 आएगा, तो 45,000 आ रहा है शायद, 45,000। तो ये जो आया 45,000, दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल विच जेड हैज टू ब्रिंग एज अ गुडविल अमाउंट के बिहाफ पे 45,000 रुपये। अगर कंप्लीट पैसा ला दिया होता तो अच्छी बात है, पर यहाँ कुछ कंडीशंस कह रहा है। क्या लिखा है इसमें? लिखा है जेड ब्रिंग्स ओनली 2/5 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब इस पूरे गुडविल अमाउंट के फिगर का, ध्यान देना, इस पूरे गुडविल के अमाउंट के फिगर का 2/5 ही वो कैश में ला रहा है। मतलब जितना उसको लाना चाहिए था 45,000, इसका 2/5 जब करोगे तो इतना ही वो कैश में ला रहा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, जो कैश में नहीं ला रहा है उसको क्या बोलेंगे?
रिमेनिंग, जिस वजह से जो कैश में लाएगा उसको नाम क्या देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल नाम देंगे, और जो कैश में लाया होगा उसको, जो कैश में नहीं लाया उसको क्या नाम देंगे, उसके करंट अकाउंट को पे करेंगे, है ना। ये तो कंडीशन बता रहे सिर्फ हम। जरा पता लगाओ कि 45,000 का 2/5 कितना होता है। 45,000 का 2/5 कितना होता है, 18,000 होता है। तो कैसे निकालोगे रिमेनिंग, आउट ऑफ 45 80 माइनस कर दो, कितना आता है 27। तो मतलब ले दे के उसके गुडविल का हमको 2 हिस्सा कर देना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही लिखा था कुछ पैसा वो कैश में ला रहा है और कुछ कैश में नहीं ला रहा है। 2 हिस्सा इसीलिए किए, जब एंट्री बनाओगे आगे चल के पोस्टिंग करोगे लेजर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वहाँ पे ये अमाउंट को हमको अलग अलग दिखाना होता है, मर्ज करके नहीं दिखा सकते हो, ठीक है। ये वाला बटेगा पार्टनर्स के बीच में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये वाला बटेगा पार्टनर्स के बीच में जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसमें डाउट नहीं है। ये दोनों ही पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्ट रेशियो में बटेगा पार्टनर्स के बीच में। जो हमारे पास रेशियो कितना था 5:4, तो अपने पास इसको 2 हिस्से में बांट के रखे रहो कि कितना मिलेगा x को, कितना मिलेगा y को। जरा सॉल्व कर लो, कितना आएगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारे पास है 5:4, तो बांट पाओगे कितना आएगा 5/9, 4/9 करो जरा, 18 का और 27,000 का, हाँ 10,000 यहाँ पे 10,000 और 8,000, वहाँ पे यहाँ पे तुम्हारा आएगा 9 3, तो 15 आएगा, 15 12 आएगा। चेक कर लो भाई, गलत ना होने पाए, सही है। 5/9, तो 9 से कटे 27, 3 बार में 3 5 to 15, हाँ सही है। तो ये मैंने लिख के रखा है, ये काम आएगा जब हम लोग पोस्टिंग करेंगे। तो मतलब उसका जो गुडविल जेड का था, सोचो इतना कॉम्प्लिकेट वो जानबूझ कर किया तुम्हारा टाइम लगाने के लिए से, बाकी कुछ बहुत हार्ड नहीं था। और आगे लिखा था एंड 1,50,000 एज इज कैपिटल। तो गुडविल को इतनी बातें कहा था एंड कैपिटल नॉर्मली दे दिया है कि वो 1.5 लाख कैपिटल ला रहा है, तो यहाँ तो ठीक ही है। अब ये सब हमने पढ़ा है भी सिर्फ छोटे से पैराग्राफ से। अब सोच लो कि क्वेश्चन इतना लंबा क्यों जा रहा है, हाँ डेटा बहुत ज़्यादा था। अब आते हैं नीचे, लिखा है फॉलोइंग टर्म्स आर अग्रीड अपॉन। यहाँ पे कुछ तुमको एक्स्ट्रा 5 पॉइंट दिया हुआ है, उसमें होपफुली रीवैल्यूएशन कंटेंट होगा। अब इट्स बेटर इन 5 पॉइंट को भी ना पढ़ो, अभी पहले एकदम लास्ट में आ जाओ। देखो पहले करना क्या है, मालूम चलो तुमने क्या किया, क्वेश्चन बिना पढ़े वो 5 पॉइंट सॉल्व कर दिया, रीवैल्यूएशन का लेजर बना दिया, और नीचे क्या कहा था जनरल एंट्री, तो 0 पाओगे। सही किया तभी 0 पाओगे, क्योंकि वहाँ लिखा क्या है एंट्री। तो इट्स बेटर, अब पहले नीचे पढ़ो कि करना क्या है। हम लोग जब लास्ट सवाल लगाए तो कौन सा था वो, उसमें एंट्री कहा था। हाँ तुमको मैंने जानबूझकर एंट्री के तुरंत बाद क्या सिखा दिया था, लेजर्स भी। इस बार वैसा नहीं करेंगे, जो कहे वही करेंगे। तो इसमें साफ साफ लिखा है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट्स एंड रेशियो। तुम लोग न्यू रेशियो निकाल चुके हैं, बैलेंस शीट कोई काम का उतना नहीं होता है, फिर भी अगर हाजिर मौका मिले कोशिश करें बताने का। बट हमारा मेन कंसर्न का होना चाहिए सिर्फ, अब जो हमारा मेन हिस्सा है रीवैल्यूएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री भी ऐसे होगा, बट पहले हम लोग आज फोकस डायरेक्टली लेजर्स पे ही सिर्फ रखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बनना 2 लेजर है सिर्फ, एक बनेगा रिवॉल्यूशन का, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल का। तो इट्स बेटर टाइम बचाने के लिए हम वो जो स्ट्रक्चर था फ्रेम करते हैं, इसको पहले पॉज करके टाइम बचेगा। इतना उतारो, ठीक। देखो बेटा, अभी तक हम लोग ने जितना डिस्कस किया वो क्वेश्चंस का बेस था। अब हमारा एक्चुअल क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो शुरू होने जा रहा है। जितना डिस्कस, फिर से कह रहा हूँ, जितना अभी तक किए हैं वो नॉर्मल पार्ट था। अब आता है क्वेश्चन का मेन हिस्सा, जहाँ पे तुम देखोगे कि हाउ टू मेक रिवॉल्यूशन, हाउ टू मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसका बहुत सिंपल तरीका होता है, नियम याद रखो, रूल्स। तो एक बार रूल्स रिकॉल कर देते हैं। रिवॉल्यूशन के डेबिट में तुम क्या कहलाते हो, याद दिलाओ, कहलाते हो जब जब एक्सपेंसेस होगा या लॉसेस होगा तो इधर आएगा, एंड जब भी इनकम होगा या गेन होगा तो इधर आएगा, है ना। और इसकी बात करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
तो यहाँ तुम लोग मैंने सिखाया था 4 चीज़, याद है? क्या क्या था वो 4 चीज़ें? बोलो। पहला क्या था? पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है, पार्टनर्स का बैलेंस, कैपिटल बैलेंस, वो आता है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर, मतलब जो दिया होता है बैलेंस शीट के अंदर। और क्या आता है? जो हमने ऊपर सॉल्व किया रिवैल्यूएशन, उसका जो प्रॉफिट लॉस जो भी आया होगा वो लाते हैं यहाँ पे अपोजिट करके। अगर प्रॉफिट है तो इधर आएगा, लॉस तो इधर आएगा। तीसरा और क्या इसमें आता है? हमारे ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लसेस एंड प्रॉफिट लॉस है वो भी यहाँ पे आएगा। एंड आखिरी जो न्यू पार्टनर हमारे पास आ रहा है जेड, वो जो पैसा ला रहा है गुडविल का एंड कैपिटल का, गुडविल एंड कैपिटल का, उसका भी यहाँ पे एंट्री आता है। बस ये 4 मेनली आते हैं, इसके अलावा 5-6 जो भी अगर एक्स्ट्रा कभी कहीं पे आएगा देखा जाएगा। ये 4 हमारे मेन होते हैं और ये कोई रटना नहीं है, बुक में कहीं लिखा नहीं, ये हम इसलिए बता देते हैं कि तुम्हें याद रखें। हम इन 4 जब भी क्वेश्चन लगाते हो तो माइंड में चलना चाहिए क्या क्या मुझे सर्च आउट करना है क्वेश्चन के बीच में। ऐसा ना हो कि तुमने पुट किया 4-3 चीज़ें, एक भूल गए रिजर्व वाला पार्ट, तो तुम्हारी गलती है इसका मतलब। चलो पढ़ते हैं अब क्या लिखा है। पहला, प्रीमियम इज टू बी इंक्रीज्ड टू, टू मतलब क्या होता है कि इतना कर देना है। हम सॉरी मैंने प्रीमियम क्यों बोला, प्रीमाइसेस लिखा है। प्रीमाइसेस इज टू बी इंक्रीज्ड टू 2 लाख। टू मतलब है प्रीमाइसेस का अमाउंट, वैल्यू 2 लाख पहुंचा देना है। तो पहले था कितना, ऊपर देखो बैलेंस शीट में ये एसेट्स हमारा होता है 1,50,000, 1.5 लाख था। अब तुम्हें 1,50,000 से 2 लाख कर देना है प्रीमाइसेस का अमाउंट ऑफ वैल्यू। तुम्हें 50,000 क्या घटाना बढ़ाना है? और एसेट्स जब हमारा बढ़ रहा है, देखो एक एसेट्स अगर बढ़ रहा है, एसेट्स हमारा इंक्रीज कर रहा है या लायबिलिटीज डिक्रीज कर रहा है, तो इधर आता है। वही एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा या लायबिलिटी इंक्रीज करे तो यहाँ पे आएगा, विच इंडिकेट एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो यहाँ तो प्रीमाइसेस बढ़ रहा है ना, तो इधर आएगा। तो कैसे लिखाएगा ये? बाई प्रीमाइसेस। और तुम चाहो तो यहाँ लिख सकते हो 2 लाख माइनस 1,50,000 कितना आता है हमारा, क्योंकि यहाँ पे चेंज अमाउंट आता है। तो तुम चाहो तो डायरेक्टली चेंज अमाउंट लिखो या फिर दिखा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, दोनों सही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, इसी में जोड़ा हुआ है स्टॉक बाय 5,000। एक तो यहाँ दोनों कंटिन्यूएशन में है, मतलब प्रीमाइसेस एंड स्टॉक दोनों इंक्रीज कर रहा है। बस एक का तुम्हें दिया था 2 फिगर, 2 मतलब कितना हो जाएगा, तुम्हें चेंज निकालना पड़ा माइनस करके। स्टॉक वाले केस में बाय लिख दिया है, तो तुम्हें ऑलरेडी वो चेंज दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बाय स्टॉक कितने से? 5,000 दिया है। देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है क्रेडिटर्स प्रूव्ड 60,000। जरा देखो ऊपर है कितने, 50,000 था ना, तो क्रेडिटर्स 50 था, 60,000 पहुंचा देना है। तो ये एक लायबिलिटी को बढ़ाना है, और लायबिलिटी हमारा जब बढ़ता है तो कहाँ पोस्ट होता है? डेबिट में। तो इधर आएगा टू क्रेडिटर कितने से? जितने से बढ़ा। 60 हो गया, 50 पहले था, गैप 10,000 का आ गया, आसान है सब है। उसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग रेंट, ये भी लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग कुछ भी लायबिलिटी होता है। तो इसमें लिखा क्या है? अमाउंटिंग 12,000, मतलब एक आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हमको एक लायबिलिटी क्रिएट करना है। आउटस्टैंडिंग रेंट कहीं था ही नहीं ऊपर बैलेंस शीट में, तुमको अचानक से 12,000 का क्रिएट करना है, तो एक लायबिलिटी इंक्रीज करा लो तरीके से, तो स्टिल हमारा ये क्या है? एक्सपेंस। तो 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 12,000 से। नेक्स्ट पढ़ो क्या है, और इसमें जोड़ा हुआ था प्रीपेड सैलरी। कोई भी एक्सपेंस अगर प्रीपेड है तो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। और अगर यहाँ पे ऊपर प्रीपेड था ही नहीं, तुम एक अचानक प्रीपेड कर दिए तो तुम्हारे एसेट्स क्रिएट हो गया। इसका मतलब कितने से? बाई प्रीपेड, नाम क्या है? सैलरी। कितना अमाउंट है इसका? है 2,000। देखो रीवैल्यूएशन का कोई लिमिट नहीं है, इस तरह से नहीं कितना कुछ दे सकता है, बस तुम्हारा फोकस पता होना चाहिए। जो भी तुम लाइन्स पढ़ते हो ट्रांजैक्शंस की, जो इस तरह हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारा फोकस होना चाहिए सिर्फ इस पे कि क्या तुमको ये याद हो रहा है, हाँ ना, कि कौन सा इंक्रीज कहाँ जाता है। प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है, वो अचानक से आ रहा है, विच मीन्स एसेट्स बढ़ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जाएगा। कुछ भी कहे तुम्हारा एंड फोकस होना चाहिए कि भाई इसको ध्यान में रखो, बाकी तुम अपने आप जहां पुट होगा समझ जाते हो। एक और पढ़ते सी बहाने, नीचे लिखा है लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड, जो कि ऊपर दिया हुआ है 15,000 का, बट यहाँ कह रहा है लायबिलिटी ऑन द अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 10,000। हम तो
15,000 बना के बैठे हुए हैं, बट जो लाइबिलिटी प्रोविडेंट फंड के नाम से रेज हुआ वो सिर्फ 10,000 का हुआ। तो हमने 5,000 एक्स्ट्रा बना दिया था गलती से, तो हमें प्रोविडेंट फंड 5,000 डिक्रीज करना पड़ेगा, एक लाइबिलिटी डिक्रीज करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होता है कहाँ जाता है, इधर। तो बाई प्रोविडेंट फंड कितने से, क्लेम प्रोविडेंट फंड का सिर्फ 10,000 का आ रहा है, तो हमने 15 क्यों बना के रखा था, तो हमें 5,000 डिक्रीज करना पड़ा लाइबिलिटी को, इसलिए यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्या है, लास्ट पॉइंट है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम वॉज 16,000। देखो अगर ऊपर रिजर्व नहीं होता, WCR को लेकर के रिजर्व नहीं रहता, तो जो कंप्लीट क्लेम है ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे आता लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है इधर, सो डेबिट में आता, बट ऊपर देखो रिजर्व दिया है WCC के नाम से, WCR नाम से 40,000 का, तो मतलब जितने का क्लेम आ रहा है उससे ज़्यादा हमारे पास क्या है, रिजर्व है। तो ये अच्छी बात है ना। तो यहाँ पे पैसा नुकसान कहाँ हो रहा है भाई, तुम जितना रिजर्व रखे हो उससे लेस क्लेम आ रहा है, तो कोई एक्स्ट्रा खर्च तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। हाँ अगर ऐसा होता रिजर्व रखे 40,000 का, क्लेम आ गया 50,000 का, तो 10,000 एक्स्ट्रा कहाँ से आएगा, तब यहाँ से निकालते हम लोग टू WCC लिख करके। बट यहाँ पे क्लेम का अमाउंट विद इन द रेंज ऑफ रिजर्व के विद इन में है, तो ठीक है, तो इसमें तो नहीं आएगा कम से कम, ये जाएगा कहाँ जाएगा ये दिखाएंगे कहाँ जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तुम्हारे सारे पॉइंट्स खत्म हो गए ना, तो अब इसको बैलेंस किया जाए, तो इसका बैलेंस कहाँ जाएगा, 50,000, यहाँ बड़ा अमाउंट है तो बैलेंस इधर ही जाएगा। जब बैलेंस इधर जाएगा तो सॉल्व करो, यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट जो कि ट्रांसफ़र में करना है बिटवीन द पार्टनर्स। कितने पार्टनर यहाँ पे हमारे पास हैं, 3 है ना, X, Y और Z। जरा प्रॉफिट का फिगर सॉल्व करो, नहीं Z क्यों पाएगा, Z तो न्यू था अभी, उसको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओल्ड रेशियो है दैट इज़ 5:3। प्रॉफिट अमाउंट सॉल्व करो कितना आएगा, 50, 55, 60, 62, -12, 50, -10, 40,000 आ रहा है प्रॉफिट। तुमने सॉल्व करना नहीं आएगा 40,000, और सॉल्व करेंगे 5/8 तो आएगा तुम्हारा 5, तो तुम्हारा आएगा 25,000, 15,000। ये हम डायरेक्टली सॉल्व किए, अपने माइंड में किए हैं, तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। ये हमारा आएगा 62,000 टोटल। चलो ये तो इजीली हो गया ना। अब आते हैं, सॉरी, अब आते हैं हम लोग फाइनली अपने लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन के, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्रेम करना, जो बहुत आसान काम होता है। अभी फिलहाल आसान है, आगे हार्ड भी आएगा। यही तुम्हें 4 चीज़ चेक करना है सिर्फ। पहला क्या है, हमें उनका बैलेंस पुट करना है, तो बैलेंस पुट करो यहाँ पे, इधर बाई बैलेंस BD ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट में दिया है इनका बैलेंस 2,60,000 एंड 1,35,000, और जेट का छोड़ दो भी। रिजर्व सॉरी रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमारा हुआ था ना, तो ये जो प्रॉफिट है इधर, ये इधर आ जाएगा। कैसे आएगा, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। देखो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा होगा। हम लोग का पढ़ाई कोई एक दिन से नहीं चल रहा है, हम लोग चीज़ें बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो ये सब हम बस पोस्टिंग अप कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हाँ बस हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे टिके रहो सिर्फ, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट हमारा था XY का 25,000 और 15,000, वो ले आओ। दो तो आराम से आ गया। अब तीसरा रिजर्व्स, देखो जरा बैलेंस शीट में रिजर्व्स क्या क्या दिया है ओल्ड वाले में। तो जो मुझे दिख पा रहा है, एक तो रिजर्व WCC था, है ना, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, लेकिन वो कंप्लीट रिजर्व यहाँ मत बांट देना। बताओ क्यों? कुछ रिजर्व क्लेम पे जा रहा है, तो 40,000 में से कितना क्लेम में जा रहा है? 16,000। कितना बच रहा है? तो जितना बचेगा वो रिजर्व पे अधिकार हमारा न्यू पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। तो जो भी हमारे पास रिजर्व बचा WCC वाला, आई एम सॉरी WCR वाला, तो आउट ऑफ 40,000 16 चला गया क्लेम में, बचा 24,000। इस 24,000 पे क्लेम रखेंगे ओल्ड पार्टनर्स XY इन द ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो जब बांटोगे ओल्ड रेशियो में, दैट इज 5:3 में, को सॉल्व किया कितना आएगा ये? वेरी गुड, पक्का ना। तो ये हमारा आएगा 15,000 और 9,000, ठीक। एक और रिजर्व दिया है, एसेट्स मतलब रिजर्व क्या, लॉस है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 16,000 जो कि इधर दिया है एसेट्स में, तो वो इधर आएगा। कैसे बांटोगे? 2
एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस। 16,000 है, उसको भी बांटो इन द ओल्ड रेशियो बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स 5:3 में। कितना आएगा बांटो? 5/8 मतलब 8 से 2, 10 6 आएगा। हाँ, तो सारे रिजर्व खत्म हो गए। अब आखिरी न्यू पार्टनर का भी बैलेंस, उनका भी एंट्री होना है। वो दो ही चीज ला रहा है सिर्फ, कैपिटल और गुडविल। जो कैपिटल ला रहा है वो तो कैश में ला रहा है, तो इधर आएगा बाई बैंक। बाई बैंक कितना ला रहा है? 1,50,000। जब लिखोगे अब गुडविल का अमाउंट, बस ये ध्यान देना, ये जो जितना वो कैश में लाया था, जितना वो कैश में लाया था, वहाँ पे नाम क्या यूज़ करोगे? यहाँ लिखा वो वर्ड, हाँ, तो यहाँ वर्ड क्या आएगा? बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितना कितना? एक्स में जाएगा 10,000, वाई में जाएगा 8,000। इस तरह लिखोगे, इसे मैंने अलग कराया था। और जो पैसा वो कैश में नहीं ला रहा है, तो वहाँ पे जो नाम यूज़ करोगे करंट अकाउंट, यहाँ दो नाम आएगा, एक बार ये प्रीमियम आया, एक बार आया जेड करेंट। जेड करेंट कितना कितना है? हमने सॉल्व किए पहले से ही, 15,000 एंड 12,000। तो तुम लोगों को मैंने इसीलिए कहा था उसको सॉल्व करके रखो अलग अलग, देखो पोस्टिंग में काम आया, ठीक है ना। चलो, हमारा सारा पोस्टिंग हो गया। अभी क्वेश्चन तुम्हारा आसान आ रहा है, यही सेम हम लोग सवाल उस दिन लगाए थे, उसमें मैंने अलग नहीं किया है। अब तुम्हारा लास्ट स्टेप बचता है इसका बैलेंस करना। जब बैलेंस करोगे तो इधर ही कुछ बैलेंस आएगा, नाम क्या दोगे? टू बैलेंस CD एज अ बैलेंसिंग फिगर। सॉल्व करोगे, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, तुम लोग मैच करो अपने आंसर से। हम तो आंसर देख के उतारे, तुम लोग सॉल्व करो, मतलब कहने का है। एक्स का यहाँ दिया है 3,15,000, हम लिख रहे हैं, तुम लोग टैली कर लो कि आंसर गलत है सही है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है कितना? 173, और जेड का तो सेम ही रहेगा 1,50,000। कहाँ गया भाई? हाँ ये रहा 1,50,000। मैंने आंसर उतारा ऐसे आंसर देख के, लेकिन हाँ एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, उसके बाद उसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है ना। वेरीफाई करो। चलो ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं हम लोग आंसर सही आया है। देखो मैंने पता है आज भी कोई नया सवाल पिकअप नहीं किया है, अगर कायदे से कहें तो। बस तुम लोग के लिए मैंने ये सवाल दोबारा इसलिए पिकअप किया ताकि एक बार और एक कंप्लीट पैक्ड क्वेश्चन वो देख पाओ कि हो कैसे रहा है, ठीक है। ये मैंने सवाल जब सॉल्व किया मुझे लग गया हार्डली 30-35 मिनट जो भी, और हम समझा रहे तब लिख रहे थे ना, समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, और तब टाइम लग रहा है। तुम्हें जब एग्जाम में करोगे सेम सवाल को, तुम्हें करना है इसको है विदिन 15 मिनट्स। ये तुम्हारी स्पीड होना चाहिए इस टाइप के सवाल लगाने में। अभी हम लोग क्वेश्चन आसान ही लगा रहे हैं कायदे से कहें तो, अभी इसमें थोड़ा सा 1-2 और कंटेंट जोड़ देगा हार्डनेस के लेवल पे। एक हिंट दें से, बस बता रहे हम। इमेजिन करो कि इस पूरे क्वेश्चन में ये कह दे कि गुडविल ला रहा है वो, बट कितना बता नहीं रहा। तो यहाँ भी दिया नहीं था, बट यहाँ तुम्हें कम से कम इतना तो दिया था कि फॉर्म में दे दिया था। इमेजिन करो फॉर्म में भी नहीं दिया हुआ है और उसका भी गुडविल दिया नहीं है, बट गुडविल ला रहा है। अब वहाँ पे तुम्हें गुडविल निकालना पड़ेगा, मतलब जिसको बोलते हैं हिडन गुडविल। मतलब क्या, मैंने क्या बोला कि वो गुडविल लाएगा, जो मिट गया ये थोड़ा सा, वो गुडविल लाएगा, बस तुम्हें फर्म का भी नहीं दिया नहीं है गुडविल, ना उसका दिया हुआ, तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना पड़ रहा है, तो उसका प्रोसेस होता है, वो हमें सीखना पड़ेगा। एक और केस क्या आता है, गुडविल की बात नहीं करेगा हम, अब कह देगा कैपिटल भी ला रहा है वो, बट कितना पता नहीं, वो तुम्हें खुद कैलकुलेट करना है, तो वो सब तरीका हमको सीखना पड़ेगा। ये 2-3 कंटेंट तो थोड़ा बहुत है, बाकी कुछ चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोग का। फिर चैप्टर हम लोग का क्लोज टू यही सब था घूम फिर करके। खैर इतना देख लो पहले, जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो इसको और आगे ले चलेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, और हम लोग नेक्स्ट टाइम वही पढ़ने वाले हैं, हिडन गुडविल कॉन्सेप्ट। इस बड़े सवाल में भी वो हिडन गुडविल ला सकता था, बट हम लोग क्या करेंगे, पहले सीखेंगे सेपरेटली। उस पे सवाल 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के हर साल बन जाते हैं उस टॉपिक पे, जहाँ पे वो कितना गुडविल लाएगा दिया ही नहीं है। यहाँ भी दिया नहीं था, बट यहाँ पे कम से कम फॉर्म का दे दिया था गुडविल, तुम उसके अकॉर्डिंग फटाक से निकाल पाए ये इस तरह सॉल्व करके 45,000। अगर ये भी ना दिया हो तो कैसे नहीं करते, तो वो पढ़ा जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। चलो इतना उतार लो, बाकी जब नेक्स्ट टाइम मिले तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।